नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं लाइव 7। और अब वक्त है तफ्तीश की। तफ्तीश एक साजिश की जो भारत को तोड़ने की थी। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी। सरकार ने पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। एनआईए ने भी अपने बयान में गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। लेकिन सवाल तो ये है कि पीएफआई आखिर किस खतरनाक मिशन पर काम कर रहा था। पीएफआई के लोग किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टर बनाते थे, आज हम आपको सब बताएंगे। पहले इस रिपोर्ट में देखिए आखिर पीएफआई की ब्रेन वॉश गेम क्या थी। हमारे देश में एक शब्द का काफी इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है ब्रेन वॉश। ये शब्द पुलिस भी इस्तेमाल करती है, नेता भी इस्तेमाल करते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी इसके नाम पर सियासत करती है। लेकिन ब्रेन वॉश कहते किसे हैं? दुनिया में ब्रेन वॉश शब्द का पहली बार परिचय 1950 के दशक में हुआ था। उस दौर में ब्रेन वॉश का अर्थ होता था अपने मस्तिष्क को साफ करना, यानी आपके मस्तिष्क में जो बुरे और नकारात्मक विचार हैं उन्हें बाहर कर देना। समय के साथ इस शब्द के मायने बदलते गए और आज ये शब्द तब इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित कर अपनी सोच से ढाल लेता है। यानी अब ब्रेन की वॉशिंग मस्तिष्क में नफरत का डेटा फीड करने के लिए होती है और इस्लामिक कट्टरवाद का ये पूरा मॉडल इसी ब्रेन वॉश के सिद्धांत पर टिका है। अब आपके मन में भी सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिरकार ब्रेन वॉश करता कौन है। अगर हालिया संदर्भ में देखें तो यह आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं। पीएफआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली में दंगे भड़काने, शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने, केरल में राजनीतिक हत्याओं की योजना बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने, रांची में हिंसा भड़काने समेत कई मामलों में सामने आ चुका है। ये डरावना है, उनकी मंशा डरावनी है। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावे 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल। पीएफआई अभी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में एक्टिव है। पीएफआई एक ऐसे मिशन पर था जो पूरे देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहता था। पीएफआई पर आरोप लगाया गया कि पीएफआई आतंक आधारित दमनकारी शासन को बढ़ावा देते हुए उसे लागू करने की कोशिश कर रहा है। पीएफआई की पूरी कोशिश देश को तोड़ने की थी। राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देकर ये लोग समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाना चाहते थे। संगठन की ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सोचिए अगर ये सफल होते तो देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता था।
जितना डरावना इस संगठन का इतिहास है, उससे ज्यादा डरावना है इसके बनने की कहानी। 1980 के दशक में उग्र हिंदुत्व का प्रसार और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद समाजशास्त्री जावेद आलम के शब्दों में भारतीय शासन और राजनीति के प्रति मुसलमानों की सोच में बड़ी तब्दीलियों को जन्म दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी की आदम सेना से लेकर बिहार की पसमानदा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ तक इसी दौर में वजूद में आए। केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ, तमिलनाडु की मनीथा निथि पासाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी की स्थापना भी इसी दौर में हुई। ये तीनों संस्थाएं हालांकि स्थापना के कुछ सालों के बाद साल 2004 से ही तालमेल करने लगी थी। 22 नवंबर 2006 में केरल के कोझिकोड में हुई एक बैठक में तीनों ने विलय कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई बनाने का फैसला लिया। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 संगठनों के विलय के 2 सालों बाद पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा, उत्तर के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संगठन पीएफआई में मिल गए। खुद को भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाले कार्डर बेस्ड जन आंदोलन बताने वाला पीएफआई 23 राज्यों में फैले होने और 4 लाख सदस्यता का दावा करता है। ऑक्सफोर्ड स्कॉलर वॉल्टर एमरिक ने अपनी किताब में पीएफआई की स्थापना को अहम बताया था। उनके अनुसार यह पहली बार था कि मुस्लिम राजनीति का संचालन दक्षिण भारत से करने की कोशिश की गई थी। पीएफआई अपनी वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी संस्था बताता है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम करना है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात भी वो करता रहा है, हालांकि भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती थी। संस्था के खिलाफ राजद्रोह, गैर कानूनी कामों में संलग्न होना, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने जैसे संगीन आरोप सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एक के बाद एक दूसरे मुकदमे लगाए जाते रहे थे। लेकिन अब वक्त था एक्शन का। भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए संगठन को बैन कर दिया। ये जरूरी भी था। भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए ऐसे कठोर फैसले की दरकार थी, जिससे अब लिया गया। पीएफआई एक मिशन पर था, मिशन जिहाद। इस जिहाद में लव जिहाद को भी रखा जा सकता है। देश में जब लव जिहाद का जिन सामने आया, उस समय पीएफआई का नाम भी जोर शोर से उठा था। पीएफआई की जड़ें झारखंड में भी काफी मजबूत हो चुकी थी। पीएफआई का झारखंड में पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। पंचायतों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सेट करने का एक पूरा खेल चलता था। राजस्थान में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले में भी पीएफआई का नाम लिया गया था। पटना में पुलिस ने इस तरह के दस्तावेज छापे के दौरान पाए जाने का दावा किया था, जिनमें साल 2047 तक इस्लामी राज्य के गठन का रोड मैप था। संगठन ने तब पुलिस की ओर से जब्त किए गए दस्तावेज को फर्जी बताया था। हालांकि पीएफआई पर पिछले हफ्ते भर में सैकड़ों छापे पड़े और संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन वो साल 2007 में अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है। साल 2008 से एनआईए ने उस पर नजर बनाकर रखा था। प्रोफेसर टीजे जोसेफ का मामला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ही केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। इस मामले में अदालत में संगठन से जुड़े कुछ लोगों को सजा भी हुई थी। मलयालम के प्रोफेसर जोसेफ पर हमला इस नाम पर किया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ बेअदबी की। संगठन बनने के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि
कि पीएफआई प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी का ही दूसरा रूप है। भारत सरकार ने जिन संगठनों को आतंकवादी घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर रखा है उनमें सिमी का नाम है। सिमी पर प्रतिबंध साल 2001 में लगाया गया था। पीएफआई और सिमी के संबंध होने की बात खास तौर पर इसलिए उठती रही है क्योंकि सिमी के कई पूर्व सदस्य पीएफआई में सक्रिय रहे हैं। पीएफआई का गठन सिमी पर प्रतिबंध लगने के 6 साल बाद 2007 में हुआ था। झारखंड में पीएफआई की सक्रियता काफी पुरानी रही है। पिछले 6 सालों में पीएफआई की ओर से राज्य में एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बावजूद सक्रिय सदस्य संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास में जुटे रहे। संगठन पर न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद का आरोप लगा बल्कि पंचायत चुनाव में संताल परगना इलाके में अपने समर्थकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राजनीतिक पैठ भी बनाने में भी सफलता हासिल करने का आरोप लगा। इसके अलावा संगठन के सदस्यों पर बड़ी संख्या में आदिवासी युवतियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शादी करने का भी आरोप लगता रहा है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि झारखंड में पीएफआई हाल के दिनों में आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ था। प्रारंभ में झारखंड की पीएफआई यूनिट को केरल और अन्य राज्यों से फंडिंग होती थी, लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि झारखंड यूनिट की ओर से ही अन्य राज्यों के संगठन को पैसा भेजा जा रहा था। जरा सोच कर देखिए ये कितना डरावना है। झारखंड में पीएफआई इतना मजबूत हुआ कैसे, ये भी सवालों को जन्म देता है। बताया गया है कि संताल परगना इलाके में अवैध खनन और परिवहन के माध्यम से संगठन के पास एक बड़ा हिस्सा पहुंचता था। संताल परगना प्रमंडल के पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और जामताड़ा जिले के अल्पसंख्यक बहुल इलाके को संगठन को अपना गढ़ बनाने में जुटे रहे। पीएफआई पर झारखंड सरकार ने सबसे पहले फरवरी 2018 में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हाईकोर्ट ने अगस्त 2018 में प्रतिबंध हटा दिया। लेकिन तत्कालीन रघुवर सरकार ने फिर 2019 में इस प्रतिबंध को लगा दिया। इसके बावजूद पीएफआई से जुड़े सक्रिय सदस्य अन्य तरीके से संगठन को मजबूत करने और फंड जुटाने का कार्य करते रहे, क्योंकि उस संगठन का एक नापाक मकसद था, मकसद देश को बर्बाद करने का। पीएफआई ने झारखंड में पंचायत चुनाव में अपने समर्थकों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने का काम किया। संगठन की मदद से संताल परगना के विभिन्न जिलों के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में कई समर्थक वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होने में सफल रहे। हालांकि चुनाव में विजयी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि पीएफआई से अपनी किसी तरह की संलिप्तता की बात से इनकार करते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि 48 से अधिक पीएफआई समर्थक पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। अगर पीएफआई का खात्मा सही समय पर जड़ से नहीं किया गया तो यह संगठन दीमक की तरह भारत को खोखला करने की दिशा में बढ़ रहा था। संताल परगना प्रमंडल इलाके में पीएफआई समर्थकों पर आदिवासी युवतियों के साथ शादी कर जमीन की खरीद का आरोप लगता रहा है। इस इलाके में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी प्रभावी है।
जिसके कारण कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति किसी आदिवासी जमीन की खरीद नहीं कर सकता है। ऐसे में आदिवासी युवती के साथ शादी कर बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी राज्यों से आए अल्पसंख्यक युवक उनके नाम से जमीन खरीदकर इलाके में बसते जा रहे हैं। संताल परगना इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और इन्हें पीएफआई की मदद का मुद्दा राजनीति में सुर्खियों में रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को न सिर्फ संसद में उठाने का काम किया, वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा सड़क से लेकर इस मसले को विधानसभा में भी उठा चुके हैं। ग्रूमिंग गैंग, पीएफआई, आईएसआई जो मर्जी करना चाहे, उसमें अंकिता मर जाए, उसमें आदिवासी लड़की मर जाए, उसमें किसी को पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उसमें धर्मांतरण हो जाए। अब साहबगंज में जो जिला परिषद की अध्यक्षा हैं वो आदिवासी कोटे से अध्यक्षा हैं, लेकिन उसके हस्बैंड जो है मुस्लिम है। सिद्धो कानों की जो धरती है भोगनडी, ये देखने लायक सवाल है, जहां कभी एक जमाने में चूंकि हुल क्रांति की हमारे महानायक हैं वो, उनके गांव में एक भी आदिवासी छोड़कर कोई दूसरा जाति नहीं होता था। आज वहां 50% से ज्यादा मुस्लिम है। जिस वक्त झारखंड का बंटवारा हुआ डेमोग्राफी 2000 में, पाकुड़ का जो है 35% 37% जो है मुस्लिम हुआ करता था। आज उस पाकुड़ जिले का पॉपुलेशन लगभग 65% मुस्लिम है। साहबगंज का जो प्रखंड जुटा हुआ है बांग्लादेश के साथ, उधवा में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया है। मेरे गोड्डा में जो बसंत राय 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। महगामा 50% से ज्यादा आबादी है। मरगो मुंडा जो देवघर जिले में, ये मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 50% जो है ज्यादा आबादी है। जो जामताड़ा जिला है, जामताड़ा जिला का जो नारायणपुर जो प्रखंड है, उसमें 65-70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। साइबर क्राइम का पूरा अड्डा हो गया है और ये ग्रूमिंग गैंग, साइबर क्राइम, देश तोड़ने वाली ताकतें सब सक्रिय हैं। उसी तरह के अधिकारी वहां पोस्टिंग पाते हैं, क्योंकि पैसा तो वही दे पाएंगे जिनके पास उल्टे सीधे और घटिया पैसे होंगे। इस सरकार को केवल क्षणिक पैसों से मतलब है और ये पूरा राज्य इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहा है। बीजेपी नेताओं को आशंका है कि लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से आने वाले समय में जनसांख्यिकी, राजनीतिक और भौगोलिक नक्शा में बदलाव हो सकता है। इसीलिए पीएफआई पर सख्त प्रतिबंध के साथ ही घुसपैठियों से भी कड़ाई से निपटने की जरूरत है। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि एक साजिश के तहत रांची हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। याचिका में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया था। याचिका के माध्यम से बताया गया है कि इन्हीं दोनों संगठनों के समर्थन से राजधानी रांची में हिंसा को अंजाम दिया गया। इसके अलावा एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी समेत 9 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया था। अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा गया। इसके साथ ही वारदात को अंजाम देने को लेकर पहले से ही फंडिंग की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब भारत में पनप रही सिमी की तर्ज पर पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को खत्म करने की ओर अग्रसर है। भारत को तोड़ने और इसे इस्लामिक देश बनाने के लक्ष्य के साथ कुछ संगठन काम कर रहे थे, लेकिन संगठन के अंजाम तक पहुंचने से पहले उस पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो क्या मान लिया जाए भारत में अब एक भय मुक्त हो गया है, या ये सांप फिर से फन उठाने की ओर अग्रसर है? पीएफआई का आतंकी साजिश का खात्मा हो गया है, या इसे जड़ से उखाड़ने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाने की जरूरत है?